आज का टॉपिक अपना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम इसको कह सकते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम से ही मालूम पड़ रहा है। मानक जो है हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। मानक माने मानक परिस्थितियां हैं। यहाँ पर उन मानक परिस्थितियों में बनाया गया जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये इलेक्ट्रोड किस प्रकार का होता है उसको अपन देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे आज की क्लास में, और उसकी वर्किंग देखेंगे, उसकी रिएक्शंस, उसको कैसे प्रदर्शित करना है। तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये शायद क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक गैस होती है, जबकि अभी जो हमने पिछले क्लासों में इलेक्ट्रोड पढ़े हुए हैं वो इलेक्ट्रोड में कोई छड़ या कोई प्लेट जो होती है उसको विलयन में डूब कर रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन गैस है और हमें उस गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। ये डायग्राम आप देख रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। इसमें ये एक पात्र या एक बीकर है जिसमें कि अम्लीय विलयन रखा हुआ है, जिसकी जो सांद्रता है 1 मोलर सांद्रता है या 1 मोल पर लीटर उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। अम्ल का मतलब यहाँ पर हमें कोई ऐसा अम्ल लेना है जो हमें हाइड्रोजन आयन दे सके। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास कौन सा है, HCl विलयन है एक्वस, और इसकी सांद्रता है 1 मोल पर लीटर, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर आप इसमें देखें तो ये एक कांच का जैकेट लगा हुआ है। जैकेट का निचला भाग चौड़ा है और इसके जो निचले भाग में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, लगभग आयताकार एक प्लेट होती है जो कि प्लैटिनम की प्लेट होती है। ये प्लैटिनम प्लेट, और इस प्लैटिनम की प्लेट को जो है प्लैटिनम ब्लैक से इसकी कोटिंग कर दी जाती है। इस प्लैटिनम प्लेट को अगर हम ध्यान से देखें तो एक तार के द्वारा ये ऊपर एक कांच की नली से जुड़ी हुई है। ये भी तार जो होता है प्लैटिनम का ही तार होता है। तो इसको हम लिखेंगे प्लैटिनम वायर या तार। इस ऊपर वाली कांच की नली में अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पे भरा होता है पारा, मरकरी भरी हुई है यहाँ पर Hg, और इस पारे का जो कनेक्शन है ऊपर एक चालक तार सामान्यतः कॉपर के तार से कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये अंदर तार है ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर यानी कॉपर धातु का तार है। ये इसका जो है संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। आप देखेंगे जो जैकेट है कांच का, जैकेट की जो नली है ऊपर ये जा रही है, उसके अंदर एक कांच की नली और फिट रहती है। कांच की नली के अंदर कॉपर का तार है और नीचे पारा है। पारा के माध्यम से इस तांबे के तार या कॉपर तार का संबंध प्लैटिनम के तार से कर दिया गया है, और प्लैटिनम का तार प्लैटिनम की प्लेट से है। और ये प्लैटिनम की जो प्लेट है या जो निचला भाग इसका जो है वो अम्लीय विलयन में डूबा है, जिस विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है। अब देखें जो जैकेट है इसके ऊपरी भाग में यहाँ पर एक पार्श्व नली या एक साइड ट्यूब लगी हुई है। इस पार्श्व नली या साइड ट्यूब के द्वारा इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन गैस, और वो भी हम 1 atm प्रेशर पर प्रवाहित करते हैं। एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस इस पार्श्व नली से इसके अंदर यहाँ प्रवाहित की जाती है। तो जब ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर इस कांच की नली से प्रवाहित की जाती है तो वो आएगी यहाँ इस आयताकार प्लैटिनम की प्लेट के संपर्क में, और प्लैटिनम की जो प्लेट होती है ये प्लेट आने वाली हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है, एड्जॉर्ब कर लेती है, और अधिक जो एक्स्ट्रा भाग होता है उसका हाइड्रोजन का वो इस जैकेट में आप देखेंगे इसके चारों तरफ कुछ छिद्र बने होते हैं। उन छिद्रों से जो हाइड्रोजन गैस का एक्स्ट्रा भाग है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये हुआ है इसका डायग्राम, इसकी संरचना। अब ये देखना हमें ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये मानक परिस्थितियों में बना हुआ है, मतलब यहाँ विलयन की सांद्रता ली गई है 1 मोल पर लीटर, और यहाँ पर जो गैस प्रवाहित की जा रही है वो एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित की जा रही है। टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस है।
मानक परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाया गया, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रोड होता है परिस्थिति के अनुसार ये एनोड और कैथोड दोनों का ही कार्य कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दूसरा इलेक्ट्रोड जो हम इससे जुड़कर सेल बना रहे हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य कर रहा है तो उस परिस्थिति में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करेगा, और अगर दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य कर रहा है तो उस स्थिति में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का कार्य करेगा। मतलब ये हुआ कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड या एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है। उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल मतलब कि इस पे जो रिएक्शंस हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हो सकती हैं, दोनों प्रकार की अभिक्रियाएँ इस पे हो सकती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही। और इसके अलावा इसका जो विभव है वो 0 वोल्ट माना गया है। अब इस पर हम देखेंगे कि ये सेल जब एनोड का कार्य करता है तो किस तरह से इस पर रिएक्शन होंगी, इस सेल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, और जब एनोड कैथोड का कार्य करेगा तो किस तरह से अभिक्रिया होगी, वो कैसे उसको प्रदर्शित करेंगे। देखिए, जब ये एनोड का काम कर रहा है सेल, मान लीजिए कि एनोड का काम कर रहा है, उस परिस्थिति में इसको हम कैसे लिखेंगे। ये हम आपको पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि जो भी सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है उसको हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं, डायग्राम भी उसका लेफ़्ट हैंड साइड ही बनाते हैं। चलिए तो देखें, यहाँ पे प्लैटिनम जो लिया गया है प्लेट, वो हाइड्रोजन गैस को जो है एड्जॉर्ब करने के लिए या विलयन में डोबे रखने के लिए, उसको सहारा देने के लिए लिया गया है। तो प्लैटिनम हमने लिख लिया। उस प्लैटिनम प्लेट पर हमने क्या प्रवाहित किया है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की है, और हाइड्रोजन गैस इस प्लैटिनम प्लेट के सहारे डूबी हुई है। गैस जो हम प्रवाहित कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उसका जो है प्रेशर भी लिख सकते हैं 180 m। एक वर्टिकल लाइन का मतलब कि ये गैस को डूबा गया है इस विलयन में, और विलयन हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन आयन का एक्वस विलयन है जिसकी सांद्रता है 1 मोल पर लीटर या 1 मोलर सॉल्यूशन। इस तरह से हम इस इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करेंगे जब ये एनोड का काम कर रहा है। बाहर की तरफ हम गैस और प्लैटिनम को शो करेंगे, अंदर की तरफ हम उस विलयन को शो करेंगे जिस विलयन में वो डूबी हुई है। वर्टिकल लाइन ये दर्शाती है कि ये जो चीज़ है वो इसमें डूबी हुई है। अब इस पर रिएक्शन ज़रा देखें कैसी रिएक्शन होंगी। जब एनोड का कार्य कर रहा है तो ये क्लियर है कि उस स्थिति में इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। तो देखें, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीकरण के प्रक्रम में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो ये अपनी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पर एक धनावेश आ जाएगा। बैलेंस कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बनेंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, मतलब कुल 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। इस तरह से ये ऑक्सीकरण की इस पर क्रिया होती है। अब यही इलेक्ट्रोड अगर कैथोड का कार्य करेगा तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसकी रिएक्शन क्या होगी वो देखिए। कैथोड जब होगा तो हमने बताया था कि इसको जो है हम राइट हैंड साइड डायग्राम में बनाएंगे और राइट हैंड साइड ही हम उसको लिखेंगे। तो अब इसको हम इस तरह से पलट के लिख देते हैं। तो प्लैटिनम जो है हमारा चला जाएगा उस तरफ, प्लैटिनम, और उस पर हम गैस भेज रहे हैं। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ब्रैकेट में प्रेशर लिख देंगे 180 m, और ये यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन एक्वस, और उनकी सांद्रता C = 1 m। तो उसी को हमने यहाँ पर शो कर दिया है। बस इसको इस तरह से पलट के लिख देना है हमें। तो हमने ये कैथोड के रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया है। अब कैथोड का काम कर रहा है तो इस पर अपचयन की अभिक्रिया होगी। तो अपचयन अभिक्रिया कैसी होती है वो देखें, रिएक्शन भी पलट जाएगी। हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन भी आप देख रहे हैं, रिएक्शन इस तरह से पलट चुकी है। इसलिए इस सेल को कहा गया है
उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड या रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, क्योंकि अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में हो जाती है, ऑक्सीकरण भी हो जाता है, अपचयन भी होता है। और इस इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, विभव वो माना गया है 0 वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन या मेज़रमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके एक पूर्ण सेल बना दिया जाता है और उस पूर्ण सेल का सेल विभव ज्ञात कर लिया जाता है, और उस सेल विभव के लिए ही हम उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव ही उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा। इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला भी यूज़ करते हैं, वो फार्मूला देखें। फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ पर जो है ई नॉट सेल जो है उस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और यहाँ पर ई नॉट कैथोड उस सेल में जो कैथोड का काम कर रहा है उसका मानक परिस्थितियों में या मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और उस सेल में जो एनोड है उस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ये है। तो इन दोनों का जो हम डिफरेंस ले लेते हैं वो डिफरेंस सेल का कहलाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव के मापन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो देखिए जिंक इलेक्ट्रोड, हम एग्जाम्पल के तौर पे जिंक इलेक्ट्रोड को ले रहे हैं। इसका हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो वो करेंगे कैसे? अभी हमने आपको बताया था कि जिस इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके एक पूर्ण सेल हम बना देंगे। तो हम यहाँ पर अब जिंक इलेक्ट्रोड को इससे जोड़ के पूर्ण सेल बनाते हैं। तो इसमें हमने देखिए जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से चालक तार, वोल्टमीटर और लवण सेतु के द्वारा जोड़ के एक पूर्ण सेल बना दिया है। इस पूर्ण सेल का जो विभव होगा वो हमें इस वोल्टमीटर से प्राप्त हो जाएगा। ये है वोल्टमीटर, ये लगा दिया गया है, और जब हम वोल्टमीटर लगा देते हैं तो इस सेल का जो विभव है वोल्टमीटर से हमें प्राप्त होता है 0.76 वोल्ट। ये वोल्टमीटर से हमें इतनी वैल्यू इसके विभव की प्राप्त हो जाती है, इलेक्ट्रोड विभव हमें मिल जाता है। ये हालांकि ये पूरे सेल का हमें बता रहा है क्योंकि ये कंप्लीट सेल बना हुआ है, पर अभी हमने बताया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका विभव 0 वोल्ट माना गया है। जब इसका 0 है तो जो पूरे सेल का बताया जा रहा है वो एक्चुअली में जिंक इलेक्ट्रोड का ही होगा। तो देखिए ये हम जानते हैं कि जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि ये एनोड है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो इस सेल में इस पर जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है वो देख लें अपन। जिंक सॉलिड, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे जिंक आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। जब यहाँ ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ अपचयन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस चालक तार के द्वारा जिंक इलेक्ट्रोड से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे। यहाँ जाएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो देखिए इसमें अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया हो रही है। इसके माइनस इसका प्लस चार्ज कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आयन आने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो यहाँ ऑक्सीकरण क्रिया हुई, यहाँ अपचयन क्रिया हो गई। ठीक, इस सेल का चाहे तो हम प्रदर्शन भी देख लें कि इस सेल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो एनोड हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड ही उसको प्रदर्शित करेंगे।
तो देखें सेल का प्रदर्शन। सेल हमारा है Zn सॉलिड और इसको हमने जिंक आयनों के विलयन में डोबा है, इसलिए लिखेंगे Zn2+। तो जिंक धातु की छड़ को जिंक आयनों के विलयन में डोब दिया गया है। विलयन की सांद्रता है C = 1m, 1 मोलर सॉल्यूशन है लिखा हुआ है। इस तरफ हमने लिया है क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ लिखेंगे प्लैटिनम। प्लैटिनम पर हमने भेजी हाइड्रोजन गैस भेजी है और गैस का प्रेशर क्या था 1 atm। एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस भेजी गई है और प्लैटिनम के सहारे हाइड्रोजन गैस को डोबा गया है विलयन में। कौन से विलयन में, हाइड्रोजन आयन के एक्वस जलीय विलयन में। विलयन की सांद्रता C = 1m, 1 मोलर सॉल्यूशन है। यहाँ एक्वस है, दोनों को जोड़ दिया चालकता लवण सेतु से, तो दोनों के बीच में डबल वर्टिकल लाइन आएगी। डबल वर्टिकल लाइन जो होती है वो ये शो करती है कि इस इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड से चालक तार लवण सेतु से जुड़ करके पूर्ण सेल बना दिया गया है। तो इस तरह से इस सेल का हम प्रदर्शन करेंगे। E0 सेल = E0 कैथोड -E0 एनोड। ये फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था कि इसकी सहायता से हम मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। तो अभी जो हमने देखा था इसमें हम देखें कि हमारा कैथोड क्या था और एनोड क्या था। कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड था और एनोड कौन सा था। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कैथोड जो था इसमें वो आपके सामने लिखा हुआ है। अभी भी जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम कर रहा है और एनोड का काम कर रहा है जिंक इलेक्ट्रोड। तो कैथोड की जगह हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन, एक्वस और हाइड्रोजन गैस। शॉर्ट में हमने शो कर दिया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का काम कर रहा है। -E0 Zn2+ Zn सॉलिड एक्वस। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये एनोड का काम कर रहा है और ये क्या है E0 सेल का विभव। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर जब हमने डायग्राम बनाया था तो हमने बताया था वोल्ट मीटर हमें जो है वैल्यू दे रहा है सेल विभव की, कितनी दे रहा है 0.76 वोल्ट। तो सेल का जो वैल्यू हमारे पास आई है 0.76 वोल्ट वो हमने यहाँ रख दी है = और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 माना गया है वो भी बताया था, तो ये 0 रख दिया। -E0 Zn एक्वस मतलब जलीय विलयन और इसमें डूबी गई है जिंक की छड़। ये हमने लिख दिया जिंक इलेक्ट्रोड जैसा था वैसे ही। इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 रख दी है। सेल ने हमें ये वैल्यू दी है तो सेल की वैल्यू ये हो गई। हमें निकालना है जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलिए पक्षांतर कर देते हैं इसका। तो E0 Zn2+ एक्वस Zn सॉलिड = ये वैल्यू पॉजिटिव की है तो नेगेटिव हो जाएगी 0.76 वोल्ट। ये आपका आंसर। तो आप यहाँ देखेंगे कि जिंक इलेक्ट्रोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो माइनस में होता है, -0.76 वोल्ट। एक बात और भी देखना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में आ रही है। अगर जो इलेक्ट्रोड हमारा जिसके लिए हम निकाल रहे हैं वैल्यू अगर वो एनोड का काम कर रहा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड का काम कर रहा है उसके लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव में आएगी। इसमें अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल लेके और देख लें, क्योंकि पिछले में हमने जिंक का एग्जाम्पल लिया था। जिंक ने एनोड का काम किया है और कैथोड का काम किया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने। अब हम कॉपर को लेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि हाइड्रोजन कौन सा काम कर रहा है। तो अगले एग्जाम्पल में हमने
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया है कॉपर इलेक्ट्रोड से। कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड का कार्य कर रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर अब एनोड का काम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों को हमें जोड़कर पूर्ण सेल बनाना है। देखिए यहाँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर इलेक्ट्रोड से जोड़ करके एक पूर्ण सेल बना दिया, लवण सेतु और वोल्टीमीटर से जोड़ करके। यहाँ पे सेम वही, चूँकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी इसमें। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है जिसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर है, और कॉपर छड़ को उसमें डूब के रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का काम कर रहा है, इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी, और ये कैथोड का काम कर रहा है, जिस पर अपचयन की क्रिया होगी। ज़रा अभिक्रिया देख लें इस पर ऑक्सीकरण की, तो हाइड्रोजन गैस रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और हाइड्रोजन आयन बनेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागे गए हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। कॉपर इलेक्ट्रोड में उन इलेक्ट्रॉनों को कॉपर आयन ग्रहण करेंगे यहाँ पर, तो कॉपर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन है, कॉपर सॉलिड, कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी या बन जाएगी, जो कि इलेक्ट्रोड पर यहाँ डिपॉजिट हो जाती है। तो ये हुआ इसका पूर्ण सेल और इसकी सेल रिएक्शंस, ये सेल का प्रदर्शन। अब इसके लिए हमें सेल विभव की गणना करनी है। सेल विभव कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्योंकि जब ये पूर्ण सेल बन जाता है तो ये जो वोल्टमीटर यहाँ लगा हुआ है वो इस सेल के लिए विभव की वैल्यू देता है 0.34 वोल्ट। ये हमें विभव यहाँ से मिल जाएगा। सेम वही फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है जो पहले हम लगा चुके हैं। E0 सेल इज़ इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे हम देख लें कैथोड क्या है और एनोड क्या है। कैथोड अपना ये है और एनोड ये है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये एनोड, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये कैथोड पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको ऐसा लिख लें E0, अच्छा वैल्यू ही रख देते हैं। E0 सेल की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पर 0.34। कैथोड यहाँ पर हमारा वही कॉपर वाला है, हम लिखेंगे कॉपर आयन और कॉपर, ये कैथोड हो गया है। एनोड हमारा क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E0 हाइड्रोजन आयन और H2। पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट माना गया है, तो हम इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं। तो 0.34 इज़ इक्वल टू E0 Cu2 प्लस Cu माइनस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू अब किसकी हो गई, कॉपर इलेक्ट्रोड की हो गई। तो हम ऐसा लिख सकते हैं E0 Cu2 प्लस Cu इज़ इक्वल टू 0.34 वोल्ट आंसर। ये निकल आया कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सेल जो हमें यहाँ पर विभव दे रहा है वो सेल वास्तव में उसी इलेक्ट्रोड का होता है जिस इलेक्ट्रोड का हम ज्ञात कर रहे हैं। क्योंकि जो दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका वोल्ट तो विभव तो 0 वोल्ट होता है। जब इसका 0 है तो जो सेल, पूरे सेल का जो यहाँ से हमें मिल रहा है वो वास्तव में इसी इलेक्ट्रोड का है जिसका हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए 0.34 वोल्ट कॉपर इलेक्ट्रोड का आ चुका है। और यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का काम कर रहा है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप देखिए इसके विभव की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है।